दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों, अभी हम देखेंगे घटना चक्र की आर्थिकी। उसके अंतर्गत जो है सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रमुख योजनाएं। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो है ये जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हमेशा जो है पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम स्टैंड अप इंडिया योजना जो है। स्टैंड अप इंडिया योजना, इस योजना में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना ने जो है 7 वर्ष पूरे किए। तो इस योजना शुरू से देखिए आप, स्टैंड अप योजना, इस योजना में 7 वर्ष पूरे किए जाएंगे 5 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, 5 अप्रैल 2023 तक जो है इस योजना में जो है 7 वर्ष पूरे किए जाएंगे। यह योजना जो है 5 अप्रैल 2016 को महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का विस्तार वर्ष 2025 तक कर दिया गया है। इस योजना का जो विस्तार है वर्ष 2025 तक कर दिया गया है। 21 मार्च 2023 तक इस योजना के तहत 1,80,636 खातों में 40,170 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की गई है। अब देखते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, यानी पीएम जो है डिवाइन योजना से देखते हैं। पीएम डिवाइन योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए इस नई योजना को जो है मंजूरी दिया गया 12 अक्टूबर 2022 को। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना जो है, शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा 5 सितंबर 2022 को किया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। अभी दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री जीवन योजना, इसकी शुरुआत जो है, प्रारंभ जो है 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी वन यानी कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण, जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण जो है, इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई। वित्तीय प्रावधान देखिए, जीवन योजना हेतु वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान कुल 1969.50 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान जो है किया गया है। योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु यह योजना अगस्त 2022 में लागू किया गया। यह योजना वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी। मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी 25 नवंबर 2022 को दिया गया। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। योजना अंतर्गत सरकार सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का
50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत सरकार जो है सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का जितना भी खर्चा होगा उसका 50% जो है शासक अनुदान देगा, शासकीय जो है अनुदान मिलेगी सरकार के द्वारा। अनुसूचित जाति जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का, यदि वो अनुसूचित जाति जनजाति से है तो ऐसे पावरलूम बुनकरों को जो है 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना, इसकी शुरुआत यानी प्रारंभ जो है, इस योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया गया। तो पीएम किसान योजना ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा है। इसकी शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से हुआ? तो गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से देय है। इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षतः 4-4 माह की 3 किस्तों, इसमें अमाउंट कितना दिया जा रहा है पीएम किसान में? 6,000 रुपये, और 4-4 माह की 3 किस्तों, प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना हेतु 60,000 जो है करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया गया 20 अक्टूबर 2022 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी शुरुआत 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रावधान क्या है? किसानों को इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। मतलब मान लीजिए कि आप 100 रुपये जमा करा रहे हैं तो 100 रुपये सरकार उसमें डाल देगी, और जब 60 वर्ष आपकी आयु हो जाएगी तो इसके बाद जो है आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है। जल जीवन मिशन JJM, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन यानी जलापूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना है। 25 जनवरी 2023 तक कुल 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस मिशन हेतु 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 2023-24 के लिए 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अटल भाषांतर योजना, इसकी शुरुआत विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ दिसंबर 2018 में किया गया। ठीक है। प्रावधान, योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा से अरबी, चीनी, फ्रेंच, जापानी, रूसी एवं स्पेनिश में और विलोमतः अनुवाद यानी भाषांतरण हेतु विशिष्ट दुभाषियों का एक समूह तैयार करना जो है। देखिए, निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। भारत का नागरिक भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के पात्र होंगे। निर्वाचन बॉन्ड
को भुनाने हेतु वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जल प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 क के तहत पंजीकृत हो तथा जिन्हें लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्राप्त हुआ हो। प्रावधान निर्वाचन बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं। इन बॉन्डों की वैधता उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिन तक ही होती है। इस अवधि में यदि इन्हें नहीं भुनाया जाता है तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाती है। बॉन्ड पर लेनदार एवं देनदार का नामोल्लेख नहीं होता है, जिससे दोनों की गोपनीयता बनी रहती है। भारतीय स्टेट बैंक को निर्वाचन बॉन्ड योजना के बिक्री का 29वां चरण 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक अपनी 29 प्राधिकृत शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और इनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया है। 2022 तक अपनी 29 प्राधिकृत शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और एनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया है। अभी देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसकी शुरुआत मई 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। संपदा यानी स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनर्नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम जो है चेंज किया गया, किसान संपदा योजना कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY, शॉर्टकट में PMKSY के रूप में जानी जाती हैं। इसका उद्देश्य यानी गोल क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्त होगी, बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस योजना के अंतर्गत निम्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा तथा मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन विस्तार, कृषि संस्करण, क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना तथा मानव संसाधन एवं संस्थान। ध्यातव्य है कि बजट 2023-24 में इस योजना हेतु 923 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। यानी बजट 2023-24 में इस योजना हेतु 923 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब नेक्स्ट जो योजना है वो है हमारा राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसकी स्वीकृति जो है देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई? राष्ट्रीय पोषण मिशन का 1 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसकी जो शुरुआत है 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में किया गया था। तो राष्ट्रीय जो पोषण मिशन है इसकी शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू से 8 मार्च 2018 को किया गया। लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य जो है ठिगनेपन यानी जो बौनापन बोलते हैं, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक कमी लाना है। रक्ताल्पता यानी जो रक्त की कमी हो जाती है, इसके संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। ठिगनेपन या अल्प विकास के मामलों को 38.4%, NFHS 4 से कम करके वर्ष 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रावधान, इस मिशन के तहत वर्ष 2017-18
में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा वर्ष 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल किया गया। वर्ष 2017-18 से प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन को 9,046.17 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। इस मिशन हेतु आवंटित राशि में 50% भारत सरकार के बजटीय समर्थन द्वारा, जबकि शेष 50% IBRD अथवा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक MDB से जुटाया जाना था। बजटीय समर्थन में केंद्र एवं राज्यों का योगदान सामान्य राज्य हेतु बजटीय जो अनुदान है 60 और 40 का रेशियो यानी 60:40 के अनुपात में, जो विशेष राज्य हैं 90:10 के अनुपात में विभाजित होना था। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सहायता केंद्र द्वारा दी जानी थी। इस मिशन से 10 करोड़ से अधिक लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है। भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित सर्वप्रमुख योजना समेकित बाल विकास सेवा, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। गंगा ग्राम योजना, ठीक है, गंगा ग्राम योजना देखते हैं। गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में किया गया था। यह परियोजना नमामि गंगे के ही अंतर्गत है। इस योजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4,470 गांवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाना प्रावधानित है। माने प्रावधान किया गया है कि 4,470 गांव का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास करना है। इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तालाबों एवं जल संसाधनों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक बागवानी एवं चिकित्सीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहन संबंधी आदि कार्यक्रम संचालित थे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय परियोजना की नोडल एजेंसी है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय परियोजना की नोडल एजेंसी है। अभी देखिए संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं। तो इसकी स्वीकृति देखिए 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया। संकल्प और स्ट्राइव योजना स्वीकृति प्रदान हुआ 11 अक्टूबर 2017। प्रावधान क्या है? संकल्प एवं स्ट्राइव योजना विश्व बैंक द्वारा जो है समर्थित है। आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। संकल्प स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन का संक्षिप्त रूप है। स्ट्राइव औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण। स्ट्राइव इसका भी फुल फॉर्म जो है आप देख लीजिएगा ध्यान से। स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडिविजुअल वैल्यू इन्हेंसमेंट का संक्षिप्त रूप है स्ट्राइव। दोनों योजनाएं बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य देखिए, इन योजनाओं का उद्देश्य संस्थागत सुधार और लंबी और छोटी अवधि के VET व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करना है। अभी दोस्तों देखते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में। दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा द्वारा जो है किया गया था। प्रावधान डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक छात्रवृत्ति योजना है। जो दीनदयाल स्पर्श योजना है छात्रवृत्ति योजना है और इसकी जो शुरुआत है मनोज सिन्हा द्वारा किया गया था 3 नवंबर 2017 को। चलिए अब आगे देखते हैं इसी में। इसका पूर्ण रूप डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति स्पर्श, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। यह कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इसके तहत प्रत्येक कक्षा 6, 7, 8, 9
में से 10 छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष यानी 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, साथी पहल, साथी यानी सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इस पहल का कार्यान्वयन अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त रूप से ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और कपड़ा आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस पहल हेतु 24 अक्टूबर 2017 को समझौता किया गया था। इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्षता पावरलूम, मोटर एवं रिपेयर किट की मशीनें खरीदकर उन्हें लघु एवं मध्यम पावरलूम इकाइयों में बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। पावरलूम धारकों द्वारा इसे 4-5 वर्षों में किस्तों में इन मशीनों का पुनर्भुगतान EESL को किया जाएगा। इससे पावरलूम उद्योग की ऊर्जा दक्षता तथा उत्पादकता दोनों ही बढ़ेगी। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना देखिए, 13 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हो चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना संपूर्ण बीमा ग्राम योजना का लक्ष्य था। इसके अंतर्गत सांसद आदर्श ग्रामों को भी समेकित करना है। नेक्स्ट देखिए, सौभाग्य योजना। 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर बिजली योजना जो है यानी सौभाग्य का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना। प्रावधान, योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपये के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस परियोजना हेतु कुल 16,320 करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 14,025 करोड़ रुपए तथा शहरी क्षेत्रों हेतु 2,295 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। यानी जो भी घर है जहाँ पे अभी तक बिजली कनेक्शन ही नहीं है, ऐसे घरों का जो है विद्युतीकरण करने का टारगेट रखा गया है। योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, यह योजना जो है 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है, लागू है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये जो है नगद प्रदान किए जाते हैं। यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहला देखिए 1,000 रुपये की जो पहली किस्त है गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, 2,000 रुपये की जो दूसरी किस्त है, 2,000 रुपये की दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 माह बाद कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद दिया जाता है। ठीक है। जो तीसरा है 2,000 रुपये की तीसरी किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र पूरा होने पर दिया जाता है। इस योजना में केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित कर्मचारी महिलाएं जो है शामिल नहीं हैं। वर्तमान में इस योजना का विस्तार करके 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जा रहा है, किंतु यह लाभ दूसरे बच्चे के बालिका होने पर ही प्रदान किया जाता है। अभी देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री
वय वंदना योजना। इसकी शुरुआत 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया गया। यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना है। जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, एक पेंशन योजना है। इस योजना को 31 मार्च 2023 तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। इस योजना को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। माँ कार्यक्रम यानी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना है। मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपए का आवंटन प्रत्येक जिले के लिए 4.3 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई। खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी है। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। फसल कवरेज, इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। किसानों द्वारा जो देय प्रीमियम राशि है, खरीफ की फसल पर 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम राशि, बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में से जो कम हो का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। फसल बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 13,625 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत जो है 2015 को किया गया और योजना में जो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। कार्यान्वयन, राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयीय राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य हैं। राज्यों के कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होंगे। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,787 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अभी दोस्तों देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा भी दिया। लक्ष्य यानी टारगेट, मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे समपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ये भी लक्ष्य है। ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। मेक इन इंडिया विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। इसके लिए कुल 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% यानी 16% से बढ़ाकर 25% करना एवं इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना, ये टारगेट है मेक इन इंडिया का। अभी देखिए दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं जैसे कि समर्पित श्रम, श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना तथा पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल की गई हैं। अभी देखिए स्मार्ट सिटी मिशन, इसकी शुरुआत जो है 25 जून 2015 को किया गया
उद्घाटन कहाँ पे हुआ? स्मार्ट सिटी मिशन का। तो ये जो है 25 जून 2016 को पुणे महाराष्ट्र से किया गया, पुणे महाराष्ट्र से। लक्ष्य जो है शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं को विकास कर नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का लक्ष्य है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश 13 को, सबसे ज़्यादा जो स्मार्ट शहर है चिन्हित किए गए उत्तर प्रदेश में 13, इसके बाद तमिलनाडु में 12 जो कि दूसरे स्थान पर है। अभी देखिए दोस्तों वित्तीयन, अब इसके लिए पैसे भी लगेंगे, आपको डेवलप करना है तो स्मार्ट सिटी बनाना है, तो केंद्र द्वारा प्रति शहर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए और इतनी ही राशि का योगदान जो है राज्य सरकार करेंगी। अभी देखते हैं हम अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। तो 25 जून 2015 को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख क्षेत्र क्या है? जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा एवं सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल, बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन, जिससे शहरों की भव्यता बढ़े। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 5 वर्ष के लिए कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए। स्टैंड अप इंडिया प्रारंभ जो है 15 अगस्त 2015 को, घोषणा जो है 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया। स्टैंड अप इंडिया का लक्ष्य जो है संस्थागत साक्ष्य संरचना तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा एक महिला ऋण ग्राहियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध करवाना। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनर्वितरण पोषण किया जाएगा। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड NCGTC 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत देखिए 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किया गया। आगामी 4 वर्षों 2016 से 20 इसके दौरान जो है देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। योजना में श्रम बाजार में नवप्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। अब देखिए बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा चरण शुरू करने की योजना जो है की गई है। इस योजना अंतर्गत कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। लक्ष्य है लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना। प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात यानी कि SRB सेक्स रेशियो एट बर्थ में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य जो है रखा गया था। वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत के समस्त जिलों तक किया जा चुका है। यह 3 मंत्रालयों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम समता अकेडमी के नाम से है, चैनल भी समता अकेडमी के नाम से है, लिंक भी जो है दिया गया है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन करें। आपको वहाँ पे जो है PDF और इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो दी जाएगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया शहर से जो है शुरू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया। लक्ष्य जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को
स्वच्छ ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराना। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, जो इसका आदर्श वाक्य था, स्वच्छ जीवन बेहतर जीवन, इस योजना के अंतर्गत 3 वर्षों 2016 से 19 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, जिसे बजट 2018-19 में संशोधित कर 8 करोड़ कर दिया गया। पहले टारगेट था 5 करोड़ तक 2016-19 तक, लेकिन इसको बढ़ा करके 2018-19 में 5 करोड़ से 8 करोड़ कर दिया गया। यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोबा, उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यह वर्ष 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की उत्तरवर्ती योजना है, जिसे 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित किया गया। लक्ष्य देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार करना। प्रत्येक ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाना। योजना के तहत 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीयन, इसके लिए केंद्र एवं राज्य में क्या है, केंद्र 75, मान लीजिए 100 रुपये का अगर खर्च है तो 75 सरकार देगी और 25 इसमें राज्य स्टेट गवर्नमेंट देगी, यानी 75:25 के अनुपात में। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु यह अनुपात 90-10 है। अब जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके डेवलपमेंट के लिए 90% केंद्र सरकार देगी और 10% केंद्र शासित जो प्रदेश है, ठीक है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु, पूर्वोत्तर राज्यों में क्या है कि 90 मान लीजिए केंद्र सरकार देगी और 10 वहाँ की राज्य सरकार है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100% केंद्र, जो केंद्र शासित प्रदेश है, पूरे 100% फाइनेंस करेगी केंद्र सरकार। स्टार्टअप इंडिया, इसका जो शुरुआत है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को घोषणा हुई, जबकि 16 जनवरी 2016 को शुभारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है इसका देखिए, नॉनवेज को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में हो। स्टार्टअप इंडिया के लिए योग्यता यानी अर्हता क्या है कि कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में हो। संस्था के पंजीकरण या निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष, बायोटेक्नोलॉजी छात्र हेतु 10 वर्ष तक। ध्यातव्य है कि पहले यह 5 वर्ष थी। किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक न हो। वह प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के नव प्रवर्तन, विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा हो, या इसमें बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन अथवा परिसंपत्ति सृजन का सामर्थ्य विद्यमान हो। नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना। इस फंड का प्रबंधन सिडबी द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम शुभारंभ। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। लक्ष्य क्या है? वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों एपीएमसी की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास 31 दिसंबर 2022 तक 1.74 करोड़ रुपए से अधिक किसान और 2.39 लाख व्यापारियों को ई नाम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया। वर्ष 2022 तक किसानों की आय
दोगुना करने का भी इसमें टारगेट रखा गया है इनाम के थ्रू। इनाम का जो कार्यान्वयन एजेंसी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्डियम SFSE जो है। अभी देखिए दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जो शुरुआत है 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार तथा कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीबी एवं उसकी सुमेधता उपेक्षित को दूर करना, शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना। 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरी स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया। वित्तीयन की साझेदारी केंद्र तथा राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में यह अनुपात 90:10 9:1। इस मिशन में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के तहत प्रत्येक शहरी गरीब के प्रशिक्षण पर 15,000 रुपये तक व्यय किए जाते हैं, जबकि पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर में इस पर 18,000 रुपये तक व्यय किए जाते हैं। इस मिशन का कार्यान्वयन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अभी दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4041 सांविधिक कस्बों यानी स्टैट्यूटरी टाउन को कवर करेगा। जो कार्यान्वयन है वो 3 चरणों में होगा। अप्रैल 2015 मार्च 2017 तक 100 शहरों के लिए, इसके बाद अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक अतिरिक्त 200 शहर, अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक से सभी शहर इसमें शामिल हैं। इस योजना का 31 दिसंबर 2024 तक विस्तार कर दिया गया है। इसके बाद देखिए, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अब इसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई। लक्ष्य क्या है? वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास। वित्तीय मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की सहायता दिया जाएगा। लाभान्वितों की पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किया जाएगा। लाभान्वित को 70,000 रुपये तक ऋण लेने की सुविधा रहेगी। मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है और वित्तीयन यानी फाइनेंस 60:40 मैदानी क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10 यानी मैदानी क्षेत्रों में 60 और 40 का रेशियो है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 90 और 10 का। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY हेतु बजट 2023-24 में 79,590 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अभी आइए आगे देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन तो इसकी शुरुआत देखिए दोस्तों 21 फरवरी 2016 को। लक्ष्य क्या है? पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें रूरबन क्लस्टर नाम दिया गया। ठीक है। राज्य सरकारों द्वारा ऐसी ग्राम पंचायतों के समूह का चयन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या मैदानी तथा तटीय भागों में 25 से 50,000 और दूसरा रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15,000 तक होगा। फाइनेंस की बात करें तो 22-23 हेतु 550 करोड़ रुपए का उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2015 को। लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान कार्यान्वयन इसका ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य है। आगे देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
इसको नोट कीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डबल स्टार लगाइए आप इसको। तो 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ इसकी शुरुआत किया गया। लक्ष्य है वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन। घटक वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बचत बैंक खाता, शाख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता जो है। वित्तीय जागरूकता का संवर्धन से जो है लाभ अंतरण से संबंधित करना। रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। उपलब्धि योजना के तहत 10 अगस्त 2022 तक कुल 46.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 55 यानी 55.59%, 25.71 करोड़ जनधन जो है खाता धारक महिलाएं हैं। ये काफ़ी अच्छी पहल थी और काफ़ी ये सक्सेस भी रहा जनधन खाता। इसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी फेमस योजना है। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो मुद्रा का जो गठन है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में किया गया। लक्ष्य धनहीन को धन प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का? धनहीन को धन प्रदान करना, फंडिंग टू द अनफंडेड, इसका थीम है और लक्ष्य है। पिरामिड के निम्नतम स्तर की व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक स्तर की एकीकृत वित्तीय सहायता सेवा प्रदान करना। सुविधा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला शिशु उद्योग। शिशु उद्योग इसमें 50,000 रुपये तक दिया जाएगा आपको। शिशु के बाद देखिए किशोर उद्योग, इसमें जो है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण है। और तीसरा है तरुण उद्योग, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। 24 मार्च 2023 तक इस योजना के तहत कुल लगभग 23.2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि के लिए स्वीकृत किए गए ऋणों की संख्या 40.82 करोड़ है। कुल ऋणों में से लगभग 69% ऋण महिला उद्यमियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं और 51% ऋण SC ST OBC श्रेणियों के कर्जदारों के लिए स्वीकृत किया गया है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अटल पेंशन योजना, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाइए, टिक, डबल स्टार। 1 जून 2015 पूर्व की स्वावलंबन योजना का जो है विलय। लक्ष्य निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान है। पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक इसके जो है पात्र हैं। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष। 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो उसका जो है वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। 27 अप्रैल 2022 तक 4 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस योजना की सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों अभी देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 9 मई 2015 को कोलकाता से जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य सभी भारतीयों विशेषकर गरीब और कमजोर तबकों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का निर्माण। योजना की अवधि 1 वर्ष, 1 जून से 31 मई। पात्रता जो है 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक पात्र होंगे इसकी। प्रीमियम राशि 12 रुपया प्रति वर्ष स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से हो, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपये, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये जो है दिए जाएंगे। नेक्स्ट इसी में देखिए आगे 27 अप्रैल 2022 तक इस योजना के तहत 28.37 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए हैं।
तो प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है ये जो है काफ़ी सक्सेस रहा। जनधन खाता, ये सब मुद्रा योजना काफ़ी फेमस योजनाएं हैं और इससे जो है समाज को और लोगों को काफ़ी जो है लाभ भी मिल रहा है। 27 अप्रैल 2022 तक कुल 97,227 दावों के लिए 1930 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना देखिए, इसकी शुरुआत कब किया गया? 9 मई 2015 को। जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ये सुविधा जो है प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जो पात्रता है वो है 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी जो है व्यक्ति इसके पात्र होंगे। प्रीमियम राशि जो है 330 रुपये था, जिसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है। जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए है इसमें। 27 अप्रैल 2022 तक इस योजना के तहत 12.76 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुआ है। 27 अप्रैल 2022 तक कुल 57,06,121 दावों के लिए 11,522 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 को मनाया गया और संपूर्ण भारत में जो है ये स्वच्छ भारत मिशन को चलाया गया। बजट 2023-24 में इस अभियान हेतु 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन 75:25 के अनुपात में, पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु यह अनुपात 90:10 होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु बजट 2023-24 में 7,192 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो दोस्तों, ये थी जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नमेंट स्कीम, जो योजनाएं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे जो है आप देख करके ही जाइएगा। तो दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम था ये कंप्लीट हुआ और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।